चीन ने लद्दाख में घुसपैठ की। नेपाल दोस्त से दुश्मन बनता जा रहा है और हिंद महासागर में ड्रैगन के जहाज लहरें काट रहे हैं। क्या ये सब अचानक हो रहा है? नहीं, इसकी नींव तो 70 साल पहले ही रख दी गई थी, जब एक नेता ने सपनों में दुनिया जीतनी चाहिए और जमीनी हकीकत को नजरअंदाज कर दिया। नमस्कार, मैं रवि प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं प्रजातंत्र न्यूज। भारत को आजाद हुए 77 साल हो चुके हैं, लेकिन कुछ ऐसी गलतियां हैं जिनकी कीमत आज भी हमें चुकानी पड़ रही है। कूटनीतिक भी, सामरिक भी और भू राजनीतिक भी। सीमा पर चीन का आक्रामक रुख, पाकिस्तान का लगातार प्रॉक्सी वार, नेपाल का भारत से दूर और चीन के करीब जाना, श्रीलंका में चीनी बंदरगाह और अंडमान निकोबार तक मंडराते ड्रैगन के जहाज, ये सब किसी एक दिन में नहीं हुआ। इन सब के पीछे है नेहरू युग की वो नीतियां जिनमें सपनों को प्राथमिकता दी गई और भारत की सामरिक जरूरतों को नजरअंदाज कर दिया गया। नेहरू युग में की गई हम उन 7 गलतियों को आज आपको बताने जा रहे हैं जो आज भी भारत के लिए एक बड़े खतरे के रूप में और समस्याएं के रूप में खड़ी हुई। चलिए एक एक करके इन सभी गलतियों को आज हम जानते हैं। भारत को आजाद हुए अभी 2 महीने ही हुए थे कि पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर को हथियाने की एक बड़ी साजिश रच दी। पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर हथियाने के लिए ऑपरेशन गुलमर्ग चलाया। इसके तहत 22 अक्टूबर 1947 को जम्मू कश्मीर पर कबाइलियों का हमला कराया। यह हमला पाकिस्तान ने अपने क्षेत्र के 22 कबीलों की मदद से अंजाम दिया था, जिसकी अगुवाई कुछ पाकिस्तानी सैनिकों ने भी की थी। ऑपरेशन गुलमर्ग के लिए पाकिस्तान के वित्त मंत्री गुलाम मोहम्मद ने सरकारी खजाने से 3 लाख रुपए की सहायता दी थी। ऑपरेशन गुलमर्ग की जानकारी खुद पाकिस्तानी सेना के पूर्व अफसर मेजर जनरल अकबर खान ने अपनी किताब रेडर्स इन कश्मीर में दी है। हमला होगा, इसकी जानकारी तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित नेहरू को थी, लेकिन उन्होंने इसे रोकने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया। कबाइली हमले में जम्मू कश्मीर में करीब 30 से 40 हजार लोग मारे गए। 26 अक्टूबर को राजा हरि सिंह ने भारत के साथ विलय पत्र पर साइन कर दिए। इसके एक दिन बाद भारत ने अपनी सेना जंग के मैदान में उतार दी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। पाकिस्तान जम्मू कश्मीर के करीब 91,000 वर्ग किलोमीटर भाग पर कब्जा कर चुका था। समय रहते अगर नेहरू कबाइलियों को रोकने के लिए कदम उठा लेते तो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर समेत पूरा जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा होता। भारत मध्य एशिया तक जमीनी मार्ग से जुड़ा होता, उसके लिए समुद्री मार्ग की निर्भरता कम होती। जम्मू कश्मीर की मौजूदा स्थिति इस प्रकार है। कुल क्षेत्रफल 2,22,236 वर्ग किलोमीटर। पाकिस्तान के कब्जे में कश्मीर 78,114 वर्ग किलोमीटर। पाकिस्तान ने चीन को दिया भूभाग 5,180 वर्ग किलोमीटर। चीन के कब्जे में 35,555 वर्ग किलोमीटर और भारत के पास सिर्फ 1,13,87 वर्ग किलोमीटर। जम्मू कश्मीर के मसले पर नेहरू एक के बाद एक गलती करते चले गए। उन्होंने पाकिस्तानी फौज द्वारा कब्जाई जमीन को वापस लेने के स्थान पर इस मुद्दे को यूनाइटेड नेशन ले गए। इसके लिए तत्कालीन गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भी नेहरू को रोकने की कोशिश की थी, लेकिन वह विफल रहे। जब भारतीय फौज कबीलाइयों को जम्मू कश्मीर से पीछे धकेल रही थी तो नेहरू ने शेख अब्दुल्ला की बातों में आकर सेना को जहां है वहीं रुकने का आदेश दे दिया, जबकि तत्कालीन सैन्य अधिकारी भी नेहरू के इस फैसले से नाखुश थे। जहां सेना रुक गई उसे ही आज हम एलओसी के रूप में जानते हैं। सैन्य अधिकारी चाहते थे कि 10 दिन और मिल जाएं तो वे कबीलाइयों को पूरी तरह से निकाल फेंकेंगे। भारत पाकिस्तान संबंधों को आज भी यही मुद्दा सबसे अधिक प्रभावित करता है। इसी मुद्दे के इर्द गिर्द एक दूसरे के प्रति दोनों देशों की विदेश नीति घूमती है। इसी के चलते भारत और पाकिस्तान के बीच 1965, 1971 और 1999 में जंग हो चुकी। इसी के चलते पाकिस्तान ने भारत में आतंकवाद फैलाना शुरू किया। साल 1952 में नेपाल के तत्कालीन राजा त्रिभुवन विक्रम शाह ने पंडित जवाहरलाल नेहरू को नेपाल का भारत में विलय का प्रस्ताव दिया था, लेकिन नेहरू ने खुद चलकर आए इस मौके को गवा दिया। उन्होंने उनके प्रस्ताव को यह कहते हुए ठुकरा दिया कि नेपाल भारत विलय से दोनों देशों को फायदे के बजाय नुकसान होगा।
इससे नेपाल का टूरिज्म भी बंद हो जाएगा। मौजूदा समय में नेपाल के कम्युनिस्ट नेता चीन की गोद में बैठकर भारत विरोधी रवैया अपनाए हुए हैं। साथ ही वहां के वामपंथी जनता के मन में भारत के प्रति बैर भाव पैदा करने में लगे हुए हैं। इससे भारत के रणनीतिक हिस्सों को नुकसान हो रहा है। सीमा पर एक मोर्चा और खुल गया है। अगर नेपाल भारत का हिस्सा होता तो चीन वहां आसानी से भारत विरोधी गतिविधियां नहीं कर पाता। विश्व नेता बनने के लिए नेहरू ने एक और बड़ी गलती की। अगर यह गलती न की होती तो संभवतः चीन 1962 में भारत पर हमला करने से भी बचता और भारत की आज स्थिति कई मायनों में विश्व पटल पर और मजबूत होती। 1950 के दशक में अमेरिका भारत को यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का स्थायी सदस्य बनाना चाहता था, लेकिन नेहरू ने चीन की खातिर अमेरिका के इस लुभावने और भारत को मजबूत करने वाले प्रस्ताव को ठुकरा दिया। दूसरी बार वर्ष 1955 में सोवियत प्रधानमंत्री निकोलाई बुल्गानिन ने नेहरू को सुझाव दिया कि अगर भारत चाहे तो उसे जगह देने के लिए सुरक्षा परिषद में सीटों की संख्या 5 से बढ़ाकर 6 की जा सकती है। लेकिन नेहरू ने बुल्गानिन के सुझाव को ठुकराते हुए जवाब दिया कि जब तक कम्युनिस्ट चीन को यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का स्थायी सदस्य नहीं बनाया जाता, भारत भी सुरक्षा परिषद में अपने लिए कोई स्थायी सीट नहीं चाहता। बता दें कि उस समय ताइवान भी सिक्योरिटी काउंसिल का स्थायी सदस्य था। अब इसी सिक्योरिटी काउंसिल का स्थायी सदस्य बनने के लिए भारत पिछले कई वर्षों से प्रयास कर रहा है, लेकिन अभी तक सफल नहीं हुआ है। चीन यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का सदस्य बनने के बाद भारतीय हितों को ही नुकसान पहुंचा रहा है। ऐसे कई मामले सामने आए हैं जब उसने वीटो कर भारतीय हितों को चोट पहुंचाई है। नेहरू ने रणनीतिक रूप से अहम कोको द्वीप को म्यांमार को दे दिया था। कोको द्वीप अंडमान निकोबार द्वीप समूह का हिस्सा था। यह कोलकाता से 1255 किलोमीटर दूर बंगाल की खाड़ी में स्थित है। पंडित नेहरू की रणनीतिक समझ की कमी के कारण दक्षिण एशिया के सबसे प्रमुख रणनीतिक द्वीपों में से एक कोको द्वीप को भारत ने खो दिया। म्यांमार ने यही द्वीप चीन को दे दिया। आज चीन इस द्वीप का इस्तेमाल भारतीय नौसेना की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए करता है। साथ ही डीआरडीओ के मिसाइल प्रोग्राम पर भी नजर रखता है। इसके अलावा हिंद महासागर में गतिविधि के लिए चीन को इस द्वीप से बहुत मदद मिलती है। अगर ये द्वीप हमारे पास होता तो चीन को हिंद महासागर में रुकने की जगह नहीं मिलती और हमारी स्थिति और मजबूत होती। नेहरू की भूल का एक और उदाहरण काबू वैली भी। मणिपुर स्थित काबू वैली को नेहरू ने वर्ष 1954 को मित्रता के तौर पर म्यांमार को दिया था। इस वैली के विषय में कहा जाता है कि दुनिया में कश्मीर के बाद खूबसूरती में काबू वैली का ही स्थान आता है। इसे दूसरा कश्मीर भी कहा जाता है। म्यांमार ने इसका एक हिस्सा चीन को दे दिया है, जिसका इस्तेमाल वह अपने सामरिक हितों के लिए कर रहा है। मणिपुर से लगता है यह हिस्सा आज चीन के पास है, जिसका इस्तेमाल वह भारत विरोधी गतिविधियों के लिए भी कर सकता है। साथ ही युद्ध की स्थिति में वह इधर भी एक मोर्चा खोल सकता है। चीन भौगोलिक रूप से भारत का कभी भी पड़ोसी देश नहीं रहा, लेकिन 1954 में नेहरू ने तिब्बत को एक समझौते के तहत चीन का हिस्सा मान लिया। यह रणनीतिक और ऐतिहासिक रूप से नेहरू की सबसे बड़ी भूल थी। इससे चीन भारत का पड़ोसी बन गया, साथ ही उसकी जमीन हथियाने की ललक भी बढ़ गई। आज वह भारत के अरुणाचल प्रदेश को दक्षिण तिब्बत कहकर उस पर अपना दावा ठोकता है। इसके अलावा सीमा पर भारत के साथ तनाव भी रखता है। तिब्बत को चीन का हिस्सा मानने का ही परिणाम है कि चीन आज अक्सर चीन को अपना बताता है। साथ ही लद्दाख में उसकी सेनाएं भारतीय जमीन पर घुसपैठ करती हैं। सीमा पर चीन से तनाव का मूल कारण नेहरू का चीनी कब्जे को तिब्बत पर होने देने का ही परिणाम है। नेहरू जी ने विश्व नेता बनने की चाह में कई ऐसे फैसले लिए जो कागज पर अच्छे लग सकते थे, लेकिन जमीनी हकीकत में भारत को कमजोर कर गए। आज भारत उस दौर से आगे निकल चुका है, लेकिन इन ऐतिहासिक गलतियों का बोझ आज भी हमारी सीमाओं पर, हमारी कूटनीति में और हमारी सुरक्षा खर्च में साफ झलकता है। इतिहास न किसी का रिश्तेदार होता है, न किसी पर रहम करता है। वो सिर्फ घटनाओं और निर्णयों के तराजू में सबको तोलता है, चाहे वो ताज पहनने वाला राजा हो या सिंहासन छोड़ने वाला योगी। नेहरू को महान कहने वालों से सिर्फ इतना सवाल है, क्या महान वही होता है
जो गलतियों से देश को गिरवी रख जाए, या फिर वो जो उन गलतियों की कीमत चुकाकर भारत को फिर से उठाए। आज जब हम अपनी सीमाओं पर तनाव, पड़ोसियों से विश्वासघात और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अनदेखी देखते हैं, तो इतिहास को चीख कर कहता है, नेहरू, तुमसे बहुत बड़ी चूक हुई थी और भारत आज भी उस चूक की कीमत चुका रहा है। काश तब देश को सपना दिखाने वाला कोई दूरदर्शी सेनानी होता, तो आज ये भूमि कहीं ज्यादा सुरक्षित, शक्तिशाली होती। तथ्यों से भागने वाले इतिहास नहीं बनाते, वो केवल भ्रम फैलाते हैं। लेकिन हमें अब भ्रम नहीं, सिर्फ सच्चाई चाहिए, ताकि भविष्य वो गलती ना दोहराए जिनसे अतीत अब तक चल रहा है। आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए मुद्दे के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा संख्या में शेयर करें।